हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट। आज हम सोशल साइंस जो है क्लास 9th की उसका चैप्टर 9 करेंगे, जो कि नई बुक आई है सोशल साइंस की। और इसका चैप्टर 9 है द प्राइस पजल व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। ये चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आने वाले वीडियोस के। और इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि इकोनॉमिक के बारे में होगी। ये सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक का। इसमें हम जानेंगे कि मार्केट क्या होता है, डिमांड और सप्लाई जो होती है वो क्या होती है, और मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो क्या होते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो प्राइस होती है, कीमतें होती है किसी भी चीज़ की, वो कैसे अफेक्ट करती है सप्लाई को और डिमांड को। इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है और क्यों रियल लाइफ में ये मार्केट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्यों मार्केट में इंटरवेन करती है। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे, और इसको जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि जो आम होता है, मैंगोज होते हैं, वो हम एक सप्ताह पहले मान लीजिए खरीदते हैं, तो उसकी कीमत अभी कम कैसे हो जाती है या ज़्यादा कैसे हो जाती है। जो सब्जी होती है मार्केट में, उनकी कीमत दिन में अलग होती है और शाम को हम जाते हैं लेने तो उसकी कीमत अलग होती है। जैसे फ़्लाइट जो होती है, हम फ़्लाइट जो लेते हैं तो कभी उसकी कीमत हो सकती है 3000 हो, और उसी फ़्लाइट की कीमत उसी दिन या उससे अगले दिन 9000 भी हो सकती है। कभी कभी हम देखते हैं कि मॉल में हम जाते हैं शॉपिंग करने, तो वो कुछ दिनों के लिए डिस्काउंट देते हैं। तो वो क्यों देते हैं और किस लिए देते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि डिमांड क्या होती है। तो डिमांड क्या होती है, इसको जानने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले इधर मैंगोज हैं और इधर मनी है, और ये हम लोग हैं। तो होता क्या है, मैंगोज क्या होती है, कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स जो होती है उस मतलब उस वस्तु को कहते हैं गुड्स। तो मैंगोज जो है ये गुड्स है। गुड्स जो होती है इसको हम खरीदते हैं कैसे, मनी दे के या पैसे दे करके। तो जो गुड्स होती है ये इसकी सप्लाई जिस हिसाब से होती है वो डिपेंड करती है कि उसका रेट क्या होगा। अगर मान लो यहाँ पे 100 किलो मैंगोज हैं, और ये 100 किलो मैंगोज 10 लोग खरीदेंगे, और तो इसकी कीमत जो होगी डिसाइड कैसे होगी। मान लो 10 रुपये किलो है, तो ये 10 रुपये किलो के हिसाब से 10 लोग खरीद लेंगे, और ये 100 रुपये की ये गुड्स हो गई। लेकिन यही सेम चीज़ अगर ये जो मैंगोज है ये सिर्फ 10 kg ही है और 10 लोग यहाँ पे खरीदने वाले हैं, तो अब किसको कितना कितना मिलेगा। तो अब सबको अगर खरीदना है तो हो सकता है इसके प्राइजेज अब पहले जो कि 10 रुपये थे अब यहाँ बढ़ के हो गए होंगे, मान लीजिए 100 रुपये हो जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमारे पास सामान या वस्तु ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा वस्तु है और कम लोग हैं, तो क्योंकि वस्तु ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए उसकी डिमांड जो होगी वो कम होगी। लेकिन अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि हम आलू लेने जाते हैं, तो आलू की जो कीमत है वो रिलेटिवली सस्ती होगी, जबकि बादाम जो होता है, आलमंड्स होते हैं, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। क्यों होती है कि आलमंड्स जो होते हैं, बादाम जो होते हैं, उसकी सप्लाई कम होती है, और क्योंकि सप्लाई कम है उसे लेने वाले लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से जो उसकी कीमत है वो ज़्यादा होगी। जबकि जो आलू है उसकी सप्लाई ज़्यादा है और उसे लेने वाले लोग कम हैं, तो उसकी कीमत जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी सप्लाई ज़्यादा है। तो किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक, डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जैसे मिट्टी है, उसकी डिमांड कम है, लोग सस्ते में खरीद लेते हैं। ईंट है, उसकी डिमांड कम है, वो सस्ते में खरीद लेते हैं। लेकिन वहीं सोने की ईंट या सोने से बनी हुई कोई चीज़ होती है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसमें एक हम नया कॉन्सेप्ट देखेंगे कि परचेजिंग पावर क्या होता है। तो परचेजिंग पावर क्या होता है, तो परचेजिंग पावर होता है कि 1 यूनिट किसी चीज़ को खरीदने के लिए जितनी सेम करेंसी का यूज़ किया जाता है उसे परचेजिंग पावर कहते हैं। जैसे कि यूएस में कोई आदमी बैठा है, यूएसए में कोई आदमी बैठा है, अमेरिका में, और कोई आदमी इंडिया में बैठा है, तो सेम
$1 अगर वो खर्च करता है, $1 अगर वो यूएस में खर्च करता है तो वो एक बर्गर खरीद पाता है। वहीं $1 की कीमत इंडिया में कितनी होती है? लगभग 95 रुपीज़। तो लगभग 95 रुपीज़ में यहाँ पे एक इंसान कितना खरीद सकता है? तो एक इंसान यहाँ पे 95 रुपीज़ में क्या वो एक बर्गर खरीद सकता है या उससे ज़्यादा खरीद सकता है? तो इससे हमें पता चलता है कि परचेजिंग पावर क्या होती है। तो यही $1 में अगर हम जाएं तो यूएस में हम सिर्फ एक बर्गर खरीद सकते हैं, लेकिन उसी $1 को जब हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें 95 रुपीज़, तो उससे हम हो सकता है एक से ज़्यादा बर्गर खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो परचेजिंग पावर है वो इंडिया की ज़्यादा है, परचेजिंग पावर सेम करेंसी में इंडिया की ज़्यादा है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो एक यूनिट सामान है उस पर्टिकुलर करेंसी से वो उस पर्टिकुलर टाइम में हम इंडिया में ज़्यादा खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसकी प्राइस जो कीमत है वो बढ़ जाएगी तो उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो रखी है मार्केट में तो मतलब उसकी डिमांड या क्वांटिटी जो है वो बढ़ चुकी है। जैसे कि अगर प्याज मार्केट में रेट बढ़ रखे हैं प्याज के, तो इसका मतलब है प्याज की क्वांटिटी मार्केट में कम हो रखी है। वहीं अगर प्याज की कीमत कम हो रखी है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि प्याज का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गया है। मतलब मार्केट में अगर ज़्यादा प्याज आएगा तो उसकी प्राइस गिर जाएगी, उसकी कीमत गिर जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में कम प्याज होगा तो उसकी प्राइस जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम आम के मौसम में देखते हैं आम अधिक होने की वजह से आम की जो प्राइस है वो घट जाती है। लेकिन आम अलग मौसम में अगर हम सर्दियों में खरीदने जाएं तो क्योंकि आम की सप्लाई कम होती है, मैंगोज की सप्लाई कम होती है, इसलिए उसकी प्राइस जो होती है वो बढ़ जाती है। और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि ये जैसे ये लिखा है कि प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी गिर जाएगी। मतलब कि किसी भी चीज़ की अगर क्वांटिटी मार्केट में कम हो गई है तो इसका मतलब है कि उसकी प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और वहीं अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी मार्केट में ज़्यादा है, ज़्यादा सप्लाई है, तो इसका मतलब है कि उसकी प्राइस घट जाएगी। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो प्राइस घटेगी, प्राइस ज़्यादा हो गया तो क्वांटिटी घट जाएगी। इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि प्राइस मैंगो का 150 रुपये किलो है, तो क्वांटिटी जो है, एक लड़की है श्रीवेली, इसको 1 किलो आम चाहिए। अगर वो 1 किलो आम लेगी तो आम उसको 150 रुपये का पड़ेगा। वहीं अगर वो 2 किलो आम लेगी तो उसको वो 100 का पड़ेगा। वहीं 3 किलो आम लेगी तो उसे 50 रुपये किलो पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस ग्राफ से देखते हैं, नीचे क्वांटिटी ऑफ मैंगो है और यहाँ प्राइजेज ऑफ मैंगोज है। तो ये 1 किलो अगर लेती है तो इसको 50 रुपये किलो पड़ेगा यहाँ, क्योंकि इसने सिर्फ 1 किलो लिया है। तो 1 किलो लेती है तो इसको 150 रुपये किलो पड़ेगा। वहीं अगर ये 2 किलो लेती है तो इसको ये 100 रुपये किलो पड़ेगा। एक मिनट, वहीं ये 2 किलो लेती है तो 100 रुपये किलो पड़ेगा, और वहीं 3 किलो लेती है तो इसे 50 रुपये किलो पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी ले रही है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी ले रही है इसलिए इसको कीमत कम पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ होती है जो डिमांड को डिटरमाइन करती है। एक तो हमने देखा सप्लाई होती है। अगर सप्लाई किसी चीज़ की ज़्यादा है, मार्केट में वो चीज़ ज़्यादा आ गई है, तो ऑटोमेटिक उसकी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। कम कीमत, डिमांड का मतलब उसकी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी चीज़ और डिपेंड करती है। वो दूसरी चीज़ क्या है? और भी कई चीज़ें, जैसे कि प्राइस रिलेटेड टू गुड्स। तो किसी चीज़ की गुड्स की प्राइस जो होती है वो अफेक्ट होती है कई और रीजनों से। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड क्या मतलब कि एक की जगह हम दूसरा गुड यूज कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि हम चाय पीते हैं, तो चाय होगा क्या कि अगर चाय की कीमत बढ़ गई तो हम कॉफ़ी पीने लग जाएंगे, क्योंकि कॉफ़ी उसका अल्टरनेटिव है।
कई लोग चाय भी पीते हैं, कई लोग कॉफ़ी भी पीते हैं। तो उनको ज़रूरी नहीं है कि अगर चाय की कीमत बढ़ जाए तो वो चाय ही पिएंगे, वो कॉफ़ी पी लेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की भी कीमत बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब चाय की कीमत बढ़ेगी तो कुछ लोग जो होंगे वो कॉफ़ी पे आ जाएंगे, और कॉफ़ी बेशक मार्केट में वो उतने का उतना है, ना उसकी सप्लाई कम हुई ना उसकी ज़्यादा हुई, पर फिर भी कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि चाय जो है, कॉफ़ी और चाय एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड हैं। सब्स्टिट्यूट गुड मतलब एक दूसरे का अल्टरनेटिव है। अगर एक की कीमत बढ़ेगी तो कुछ लोग चाय छोड़कर कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, और क्योंकि वो कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे तो इसलिए कॉफ़ी की भी कीमत बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है कि अगर हम एक चीज़ लेते हैं तो हमें दूसरी चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री में लेनी ही पड़ेगी, चाहे बेशक वो मार्केट में उसकी डिमांड हो या नहीं हो। तो वो ऑटोमेटिक उसकी प्राइस जो होती है वो डिपेंड करती है दूसरी चीज़ों पे। जैसे अगर हम एक स्मार्टफोन लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमें ईयरफोन लेना ही होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है कि कई लोग, अगर 100 लोग स्मार्टफोन लेते हैं तो हो सकता है 20 लोग उसके साथ ईयरफोन लेंगे ही लेंगे। तो ईयरफोन जो है इसकी प्राइस खुद के हिसाब से तो तय होती ही है, बट स्मार्टफोन के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर स्मार्टफोन की सप्लाई ज़्यादा या कम हुई, अगर किसी लोगों ने ज़्यादा स्मार्टफोन लिया तो साथ में ईयरफोन्स भी ज़्यादा लेंगे, और इस हिसाब से ईयरफोन्स की भी डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। सेम कार में, अगर कोई इंसान कार लेगा तो पेट्रोल भी लेगा, क्योंकि कार तो पेट्रोल पे ही चलेगी। हालांकि कार इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आती है और सीएनजी भी आती है, पर अगर कोई कार लेता है पेट्रोल वाली तो पेट्रोल तो डलवाएगा ही, तो इससे पेट्रोल के प्राइस पे भी अफेक्ट होगा। सेम अगर कोई प्रिंटर लेता है तो कार्ट्रेज भी लेगा जिसमें इंक भरी जाती है, तो इससे क्या होगी, कार्ट्रेज की प्राइस पे भी असर पड़ेगा। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब एक के साथ दूसरा यूज हो ही जाता है। तीसरा है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर पे भी डिपेंड करता है कि चीज़ों की कीमत कितनी होगी। अगर हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी किसी भी देश में, अगर वहाँ के लोगों की सैलरी या इनकम बढ़ेगी तो हो सकता है कंज्यूमर क्या होगा, ज़्यादा महंगी चीज़ें भी लेना शुरू कर देगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लेना शुरू कर देगा। और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अगर वो लेने शुरू कर देगा तो जो चीप प्रोडक्ट होती है, सस्ती प्रोडक्ट होती है लो क्वालिटी की, उसकी कीमत घटने लग जाएगी। सेम अगर इनकम जनरली बढ़ती है लोगों की तो लोगों में स्पेंडिंग पावर भी ज़्यादा आती है, क्योंकि इनकम ज़्यादा बढ़ती है तो लोग नई नई चीज़ें लेने लगते हैं, महंगी महंगी चीज़ें लेने लगते हैं, इससे भी कई चीज़ों की प्राइस बढ़ जाते हैं। तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर, मतलब कई लोगों को किसी चीज़ से देना लेना नहीं होता कि अगर उसकी कीमत बढ़े या ना बढ़े, उनको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए होती, क्योंकि वो उनकी प्रीफरेंस है, उन्हें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो कुछ लोगों का स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जैसे कई लोगों को चाय पीना ही पीना है, चाहे अब चाय की कीमत कम हो या चाय की कीमत ज़्यादा हो, वो चाय पियेंगे ही पियेंगे। तो ये उनके टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। हम एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि श्रीवल्ली जो है उसे आम खाना पसंद है, और आम का सब्स्टिट्यूट में ऑरेंज नहीं हो सकता, यानी उसे आम खाना पसंद है तो उसे आम ही खाना पसंद है, वो उसकी जगह संतरे नहीं खा सकती। बेशक संतरे जो होंगे आम से सस्ते होंगे, बट उसे संतरे नहीं पसंद, उसे आम ही पसंद है। तो हम ये कह सकते हैं अब उसे आम चाहिए ही चाहिए। तो ये उसके टेस्ट पे डिपेंड करता है। सेम किसी भी जगह की प्राइस जो होती है वहाँ के पॉपुलेशन की साइज पे भी डिपेंड करती है। अगर किसी देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया में, तो यहाँ पे डोमेस्टिक कंज्यूमर जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, मतलब इंडिया के खुद के लोग जो होंगे वो ज़्यादा होंगे कंज्यूम करने वाले, जो इंडिया में चीज़ें बन रही है। तीसरा सीजनैलिटी भी होता है। सीजनैलिटी जैसे कि मैंने बताया था कि कोई चीज़ जो होती है वो सीज़न में ही यूज़ होती है। जैसे कि जो बुक शॉप है, बुक शॉप पे ज़्यादातर डिमांड कब आती है, जो बुक शॉप होती है उस पे ज़्यादातर लोग खरीदने कब जाते हैं सामान, जब उनकी
सेशन की शुरुआत होती है, स्कूल की शुरुआत होती है, तो वो बुक खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं। वैसे ही कोई फेस्टिवल आता है त्यौहार के टाइम, तो जो हलवाई होती है उसकी दुकान पे स्वीट्स ज़्यादा बिकते हैं। उसी तरह ठंड आती है तो स्वेटर जो होते हैं और जैकेट्स होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है उस सीज़न पे, ठीक है। उसी तरह हम देखते हैं कि फेस्टिवल, वेदर जो होती है, उस जगह का कल्चर जो होता है, ये भी उस जगह की कीमत जो होती है चीज़ों की उसको अफेक्ट करता है। इसके बाद और एक और चीज़ है जो डिमांड को बढ़ाती है, वो है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। कई लोग जो होते हैं ये सोच लेते हैं, अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में इस चीज़ की प्राइस जो होगी वो बढ़ जाएगी। इस वजह से वो क्या करते हैं, प्राइस को उस हिसाब से तय करते हैं। तो कई चीज़ों में होता है, जैसे जमीन जायदाद लोग इसलिए ले लेते हैं कि फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ेंगे, ये सोच के ले लेते हैं, और कई बार नहीं भी लेते कि घट जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जो लोग होते हैं वो ड्यूरेबल चीज़ जो होते हैं वो दिवाली से पहले लेने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब दिवाली या न्यू ईयर आएगा तब हम कुछ चीज़, या जैसे आईफोन है या कुछ चीज़ है, टैबलेट, लैपटॉप, ये हम दिवाली के आसपास या न्यू ईयर के आसपास लेंगे। क्यों? उससे हमें फेस्टिवल डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम प्राइजेस जो होंगे वो कम होंगे। तो इस पर भी डिपेंड होता है। सेकेंड चीज़ जो है वो है सप्लाई। सप्लाई क्या होती है, किसी भी चीज़ की कितनी क्वांटिटी, किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी जो है वो सेलर मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, उसे ही हम कहते हैं सप्लाई। जैसे आम जो है, इसकी क्वांटिटी जो होती है सर्दी में 100 ही किलो, 200 किलो, यानी बहुत कम होती है, क्योंकि आम का उत्पादन ही कम होता है और जो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है वही बेचा जाता है। तो उसकी जो सप्लाई है, क्वांटिटी है, वो कम होगी सर्दियों में। वहीं आम की क्वांटिटी जो है गर्मी में ज़्यादा होगी, क्योंकि गर्मी में आम की जो होती है हार्वेस्टिंग हो जाती है, मतलब आम टूटने लग जाते हैं। तो गर्मी में जो है उसकी सप्लाई या क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो सप्लाई क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है जो सेलर बेचना चाहता है उसे हम सप्लाई कहते हैं। तो प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी जो है वो भी इंक्रीज, मतलब प्राइस किसी चीज़ की बढ़ती है तो क्वांटिटी जो है वो कम होगी, और प्राइस घटती है तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा होता है। जैसे मैंगो जो होता है, वो सीज़न जब मैंगो का आता है तो सप्लाई कम होती है, तो इससे मैंगो क्या होता है, वो महंगा हो जाता है। शुरुआत में जैसे मैंगो आने लगते हैं, क्योंकि उसकी सप्लाई कम होती है तो मैंगो जो है, आम जो है वो कॉस्टली हो जाते हैं। लेकिन धीरे 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 जब समर आता है, मिड सीजन आने लगता है, तो मैंगो जो है वो उसका सप्लाई तेज़ी से बढ़ने लगता है, मतलब बहुत सारे आम टूटने लगते हैं, मार्केट में आने लगते हैं। तो जैसी सप्लाई बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है, तो उसकी कीमत जो है ये कम हो जाती है। यही हमने देखा था शुरू में सप्लाई में। तो वैसे ही इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक फार्मर है, उसको दो चीज़ तय करने हैं। एक फार्मर है, उसके पास दो चॉइस है, या तो वो गेहूं उगा ले या फिर वो मटर उगा ले, चिकपीस उगा ले। तो वो क्या करता है कि गेहूं के बारे में वो पता लगाता है, जब नापता है तो उसे पता चलता है कि गेहूं अगर वो उगाएगा और मार्केट में बेचेगा तो कई किसान गेहूं तो ऑलरेडी बेच रहे हैं, तो यानी गेहूं की सप्लाई ज़्यादा है। तो गेहूं की अगर सप्लाई ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक डिमांड या उसकी कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा है, तो इस पे इसको लो प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर उसी की जगह वो चिकपी उगाता है तो चिकपी बहुत कम लोग उगाते हैं, कम किसान उगाते हैं, तो इससे क्या होगा, इसकी प्रॉफिट जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो क्या उगाएगा, वो चिकपी उगाएगा। सप्लाई और क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती है सप्लाई को, तो पहला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो जो गुड्स है उसको क्रिएट करने में जो प्राइस लगता है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी सप्लाई कैसे होगी। जैसे हमने उस फार्मर के बारे में देखा कि उसके पास दो चॉइस थी, या तो वो वीट उगा ले, गेहूँ, या वो चिकपी उगा ले। बट अगर वो गेहूँ उगाएगा, बेशक गेहूँ की सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन गेहूँ आसानी से उग जाती है, उसके उगाने में जो कॉस्ट है वो कम है। वहीं चिकपी बेशक उसकी सप्लाई मार्केट में कम है तो उसके प्राइजेस हाई हैं, तो क्या होगा, वो चिकपी उगाने में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन चिकपी जो है, ये जो चिकपी जो मटर होती है, एक तरीके की दाल होती है, इस चिकपी को उगाने के लिए
अब जब उगाएगा तो इसकी प्राइस जो है मार्केट में, कीमत इसको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इसको जो ओवरऑल प्रॉफिट जो हो रहा है वो चिकपी पे ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या उगाएगा, ये चिकपी ही उगाएगा अगले सीजन में। तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें ज़्यादा होगी तो सप्लायर जो है वही ज़्यादा सेल करेगा, उसी की ज़्यादा सप्लाई होगी। मतलब किसी चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी। दूसरा, नंबर ऑफ सेलर्स इन मार्केट, कितने लोग उस चीज़ को मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल हैं, इस पे भी उस चीज़ की प्राइस डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा लोग बेच रहे हैं उसी चीज़ को तो उसकी प्राइस जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन होगा कि थोड़े से प्रॉफिट लेके भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना माल बेच दें। तो इससे क्या हो जाएगा कि ज़्यादा लोग हैं बेचने वाले और ख़रीदने वाले हैं कम। तो इससे क्या होगा, जो सेलर होंगे मतलब जो प्रोडक्ट की कीमत होगी वो हो जाएगी कम। जैसे हम सब्जी मंडी में जाएं तो आलू जो है वो हर कोई बेचता है लगभग, तो आलू बेचने वाले ज़्यादा हैं, आलू की सप्लाई ज़्यादा है, तो इसलिए आलू का रेट कम होगा क्योंकि आलू ज़्यादा बिक रहा है। वहीं पे हम देखेंगे कि लीची हो गया या सेब हो गया, ये बेचने वाले कम लोग होंगे। तो ये बेचने वाले जब कम होंगे तो वो जो बोल देंगे प्राइस हमें वहीं लेना पड़ेगा। अगर सेब की कीमत मान लो मार्केट में सेब की 2 ही दुकानें हैं तो एक ने बोला 100 रुपये, दूसरा बेशक 90 बोल देगा लेकिन उससे कम नहीं जाएगा। लेकिन वहीं आलू की कीमत होगी 10 लोग या 20 लोग बैठे हैं आलू बेचने तो जरूर कम करेंगे कुछ ना कुछ प्राइस को दूसरे की अपेक्षा, क्योंकि एक दूसरे में कंपटीशन होगा कि कौन अपना माल ज़्यादा बेच सकता है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि प्राइस जो है वो गिरती है जब ज़्यादा सप्लायर होते हैं। अगर किसी जगह पे ज़्यादा लोग बेच रहे हैं उसी चीज़ को तो उसकी कीमत गिरेगी, लेकिन वहीं पे अगर कुछ लोग बेच रहे हैं उस चीज़ों की तो उसकी जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, उससे प्राइस जो होगा वो बढ़ेगी। ठीक है। तीसरा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से भी किसी भी चीज़ की प्राइस अफेक्ट होती है। पहले जो मोबाइल फ़ोन थे इसकी कीमतें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थी इसकी कीमतें ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको बनाने में जो प्रोडक्शन है मतलब प्रोड्यूस करने में जो पैसे लग रहे हैं वो अब कम हो चुके हैं। इससे होगा क्या, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से वो चीज़ों को बनाने में ही कीमत कम लग रही है, तो अब चीज़ें जो लैपटॉप हो गए, ये सारी चीज़ें, रेफ्रिजरेटर हो गए, ये सब सस्ती मिलने लगेंगी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से उसको बनाने की कॉस्ट ही कम हो गई है। जब ऊपर से ही कम कॉस्ट है तो नीचे भी कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि जैसे ड्रिप इरिगेशन, जैसे हमने क्या किया कि टेक्नोलॉजी की मदद से हमने ड्रिप इरिगेशन करना शुरू कर दिया, जिससे खेत में जो पानी देना है वो और आसान हो गया। मतलब सूखे इलाके में भी हम ज़्यादा पानी दे सकते हैं पौधों को। इससे जो है क्रॉप की पैदावार, जो फसल की पैदावार है ये बढ़ेगी, और फसल की पैदावार बढ़ेगी तो ज़्यादा सप्लाई होगी, और किसी चीज़ की ज़्यादा सप्लाई होगी तो क्या होता है, कीमत ऑटोमेटिक कम होती है। सप्लाई बढ़ेगी तो कीमत कम हो जाएगी, और कीमत कम होगी और किसी चीज़ की सप्लाई कम होगी तो कीमत बढ़ेगी। इसका उल्टा होता है। तो सप्लाई अगर ज़्यादा है तो कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है। वैसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कि भविष्य में क्या होगा, ये सोच के भी इस पर भी डिपेंड करता है प्राइस। कैसे कि कई सप्लायर और प्रोड्यूसर हैं वो ये सोचते हैं कि जो भविष्य है उसमें अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो क्या कर लेंगे, पहले से उस चीज़ को ज़्यादा बनाने लगेंगे, और इससे ज़्यादा बनने से क्या होगा, उसकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगी। अब उसकी क्या होगी, कीमतें गिरनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। वहीं अगर प्रोड्यूसर जो है अगर ये सोच ले कि भविष्य में किसी चीज़ की डिमांड कम होगी तो क्या होगा, कम बनाना शुरू कर देगा और मार्केट में वो चीज़ कम आने लगेगी और उसकी जो होगी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कोई फ़ोन है, अगर वो ये सोच ले कि फ्यूचर में ये फ़ोन बिकेगा तो वो बहुत सारे फ़ोन बना देगा, मान लो 1000 फ़ोन बना दिए। अब मार्केट में उसे लेने वाले लोग ही 500 हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इस फ़ोन की कीमत गिर जाएगी, क्योंकि अब उसे बेचना है कैसे भी। वहीं अगर उसे ये लग रहा हो नहीं मार्केट में ये फ़ोन तो कम बिकेंगे, और वो सिर्फ कितने फ़ोन बनाता है, 100 ही फ़ोन बनाता है,
और मार्केट में लेने वाले लोग 500 है, तब इन 500 लोगों को ये फ़ोन चाहिए, तो इससे क्या होगा, इस फ़ोन की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो जो प्राइस होती है वो हमेशा सप्लाई का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई घटेगी और सप्लाई बढ़ा तो प्राइस घटेगी। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है। मतलब 1000 किलो आलू है मार्केट में और 1000 लोग हैं और सबको 1 ही किलो आलू चाहिए, तो टोटल 1000 किलो ही आलू चाहिए। तो इससे क्या हुआ, जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है। तो जितने लोगों की सप्लाई है उतने ही लोगों की डिमांड है। इसे हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे सप्लाई उतनी ही होती है जितनी उसकी डिमांड होती है। मतलब उतनी सप्लाई होगी जितनी उसकी डिमांड है, तो हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम। मतलब इसमें ना तो ज़्यादा सप्लाई होती है और ना ही ज़्यादा डिमांड होती है, दोनों बराबर होते हैं। क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा नियरली इम्पॉसिबल है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। अब जैसे हम देखते हैं कि किसी चीज़ की प्राइस 40 रुपये किलो है और उसकी डिमांड जो है 38 किलो है और सप्लाई आ रही है सिर्फ 6 किलो, तो क्या हुआ कि डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। सेम हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, किसी चीज़ की प्राइस है 150 रुपये और उसकी जो डिमांड है वो 8 किलो की है, लेकिन सप्लाई आ रही है कितनी, 43 किलो की। तो सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड क्या है, कम, तो इसमें क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा हो गई। वही तीसरी चीज़ है जिसकी कीमत है 100 रुपये किलो, उसकी क्वांटिटी जो डिमांड है, डिमांड मार्केट में उसकी 12 ही किलो की और सप्लाई भी हो रही है 12 ही किलो, तो इसको हम क्या कहेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम, कि जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है। ठीक है, इसे कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। तो क्या मार्केट इक्विलिब्रियम रियल लाइफ में होता है? थ्योरी में हम जानते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में मार्केट जो होती है वो डायनेमिक होती है और हमेशा चेंज होती रहती है। लोगों का मन बदलते रहता है। हो सकता है 1000 किलो मैंगोज मार्केट में आए हों और 1000 लोग हों और सबको 1 किलो मैंगो ही चाहिए हो, तो अभी तो इक्वल मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया, लेकिन इसमें से कुछ लोगों को अब 2 किलो चाहिए। मान लो कि 900 लोगों को तो 1 किलो ही चाहिए, लेकिन 100 लोगों को अब 2 किलो चाहिए, तो टोटल कितने हुए, 900 प्लस 200। अब डिमांड हो गई 1100 किलो की, सप्लाई है 1000 किलो की। क्योंकि इंसान का दिमाग जो है हमेशा टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, और भी कई चीज़ों से चेंज होता है, जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज होता है। अब उसे और बेहतर फ़ोन चाहिए, और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए। वे मतलब उनकी सैलरी की वजह से चेंज होता है। हो सकता है अगले महीने किसी की सैलरी बढ़ जाए, उसको ज़्यादा चीज़ें चाहिए। इंटरेस्ट रेट, कई लोग लोन उठाते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता घटता है, उस पर भी डिपेंड करता है। वॉर हो गया, कहीं पे युद्ध छिड़ जाता है, उससे क्या होता है, वहाँ की फसल खराब हो जाती है, चीज़ें रुक जाती है, उस पर भी डिपेंड करता है। कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गया, कोई पेंडेमिक आ गया, यहाँ की वेदर कंडीशन खराब हो गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, और भी कई चीज़ें होती है जिससे डिपेंड करता है। और इसी वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम जो है रियल वर्ल्ड में बहुत रेयर होता है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इकोनॉमी में, जो सरकारें होती है वो क्या करती है इकोनॉमी में। तो पहले गवर्नमेंट क्या करती है, अनफेयर प्रैक्टिसेस जो भी होंगी उसको रेगुलेट करती है। तो गवर्नमेंट का काम है कि कोई भी गलत चीज़ें अगर प्रैक्टिस हो रही है कंज्यूमर के खिलाफ या वर्कर के खिलाफ, उसको रोकना है। और किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन या गलत चीज़ या इनजस्टिस हो रहा है, इसको रोकना किसका काम है, गवर्नमेंट का। जैसे कि अगर कोई मेडिसिन जो है, दवाइयाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर प्राइस सीलिंग लगा देगी। तो प्राइस सीलिंग क्या होता है, जब हम किसी चीज़ पे एक पर्टिकुलर रेट फिक्स कर दें, कि जैसे कि पैरासीटामोल जो दवाई है उसकी कीमत कोई भी मेडिसिन वाला 5 रुपये एक टैबलेट से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो किसी भी चीज़ की प्राइस सीलिंग की मतलब मैक्सिमम प्राइस वो इतनी ही ले सकता है, उसे कहते हैं प्राइस सीलिंग। कि वो इसकी मतलब अगर पैरासीटामोल जो है टैबलेट, इसकी 5 रुपये पर टैबलेट है, तो इससे ज़्यादा नहीं ले सकता कोई, इसे कहेंगे हम प्राइस सीलिंग।
कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, इससे कम बेशक ले ले वो चल जाएगा, प्राइस सीलिंग। दूसरा होता है कि गवर्नमेंट सेट करती है मिनिमम वेज, ताकि जो वर्कर हैं वो ज़्यादा इतना पैसा कमा सके कि वो उससे आराम से अपना घर चला सके। तो इसको कहते हैं प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है, एक मिनट। तो प्राइस फ्लोरिंग होता है कि कोई वर्कर है जैसे किसी राज्य में, तो उसकी सरकार फिक्स कर देती है सैलरी कि भाई तुम्हें इस महीने 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी, तो इससे कम कोई सैलरी नहीं दे सकता कंपनी वाला। इसे कहते हैं प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस फ्लोरिंग मतलब कि सरकार एक सैलरी तय कर देती है कि इतनी सैलरी तो देनी ही देनी है, इससे ज़्यादा दे सकती है कंपनी, इससे कम नहीं दे सकती। इसे कहते हैं प्राइस फ्लोरिंग। और प्राइस सीलिंग क्या होता है कि सरकार किसी वस्तु की कीमत को तय कर देती है कि इससे ज़्यादा में किसी, जैसे ये बिस्कुट का डब्बा है तो इसे 5 रुपये से ज़्यादा में नहीं बेचना, इसलिए इसे कहते हैं प्राइस सीलिंग। तो ये गवर्नमेंट क्यों करती है, ताकि कोई भी गलत काम मार्केट में ना हो, कि किसी दवाई की ज़रूरत है पेशेंट्स को और मेडिसिन वाले क्या करें, हम दवाई लेने जाए, कीमत 1 रुपये और वो देखे कि ये तो मजबूर है और उसको बढ़ा के क्या कर दे, वो 100 रुपये कर दे, तो ये क्या है, ये गलत चीज़ है। तो इसलिए सरकार क्या कर देगी, उस दवाई की मैक्सिमम कीमत क्या कर देगी कि 5 रुपये कर देगी, कि भाई तुम 1 रुपये से 5 रुपये तक में जितना मन करे ले लो, 2 रुपये रख लो, 3 रुपये रख लो, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं रख सकते। इसे कहते हैं प्राइस सीलिंग। दूसरा, प्रोविजंस बनाती है पब्लिक गुड्स का। तो सरकार क्या करती है, कुछ चीज़ों को पब्लिक गुड्स कह देती है, मतलब उन चीज़ों को पब्लिक गुड्स घोषित कर दिया जाता है। और वो क्यों किया जाता है, ताकि वो सभी सिटीजन्स के लिए हो। तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स कोई भी गुड्स या सर्विसेज, गुड्स मतलब वस्तु, सर्विसेज जो हमें दी जाती है वो, तो कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो सरकार प्रोवाइड करती है सभी सिटीजन के लिए, सभी नागरिकों के लिए, उसको कहते हैं पब्लिक गुड्स। तो कोई भी चीज़ जो सरकार सभी के लिए बनाती है उसे पब्लिक गुड्स कहते हैं। जैसे रोड, सड़क पे सब चलते हैं तो सड़क सबके लिए है, तो इसे पब्लिक गुड्स कहेंगे। ब्रिज, पुल जो होती है ये सरकार सबके लिए बनाती है, ये भी पब्लिक गुड्स है। पब्लिक पार्क्स जो होते हैं ये भी सरकार सबके लिए बनाती है, ये भी पब्लिक गुड्स है। स्ट्रीट लाइटिंग, जो गलियों में जो लाइट लगती है सरकारी, वो भी सरकार लगवाती है, वो भी पब्लिक गुड्स है। और कोई भी चीज़ जो पब्लिक के यूज़ के लिए हो उसे कहते हैं हम पब्लिक गुड्स। जैसे सैनिटेशन या ड्रेनेज, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, सीवर लाइन, ये भी। तो ये प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं प्रोवाइड करती है सब, तो प्राइवेट कंपनी इसलिए प्रोवाइड नहीं करती क्योंकि प्राइवेट कंपनी को चाहिए होता है प्रॉफिट, और वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, फायदे के लिए। तो वो क्यों करेंगे फालतू में सबकी भलाई के लिए काम, तो ये काम करती है कौन, सरकार। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन के क्या कुछ लिमिटेशन होते हैं। हर जगह गवर्नमेंट अपनी टांग नहीं घुसेड़ सकती, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम होने लगेगी। जैसे प्राइस डिस्टॉर्शन, और प्रोड्यूसर का जो इंसेंटिव है वो कम हो जाएगा। अब होगा क्या कि मान लो कि एक साल में, मान लीजिए कि 2022 में किसान क्या करते हैं, 1000 किलो गेहूं उगाते हैं, और 1 किलो गेहूं जो किसान बेच रहा है वो 16 रुपये में बेच रहा है। तो टोटल किसान को कितने मिले, 16,000 रुपये मिल गए। लेकिन अगले साल किसान ने सोचा कि इस साल मौसम भी अच्छा है, पानी भी अच्छा है, उसको फसल भी अच्छी हुई थी तो पैसे ज़्यादा आए थे। अब वो सोचता है क्या करते हैं कि क्योंकि सरकार 16 रुपये दे रही है तो मैं और गेहूं उगा लेता हूँ। तो 2023 में क्या करेगा वो, कि क्या करेगा, अब वो 1000 किलो गेहूं की जगह क्या कर लेगा, 10,000 किलो गेहूं उगा लेगा। तो 10,000 किलो गेहूं उगाएगा और वो सरकार को जाके बेच देगा 16 रुपये में। तो उसको कितने मिल गए, 1,60,000 रुपये मिल गए। ठीक है, क्योंकि उसने 10 गुना ज़्यादा गेहूं पैदा की और सरकार को बेच दी। अब सरकार क्या करेगी, सरकार ने तो बोला है कि सरकार तो भलाई के लिए करती कि गलत ना हो किसान के साथ। अब भाई किसान यहीं 10,000 किलो लेके जाएगा, जहाँ ज़रूरत 1000 किलो की है, मार्केट में 1000 ही किलो की ज़रूरत है, और इसने उगा लिया 10,000 किलो। तो 1000 किलो की ज़रूरत है, 10,000 किलो उगा लिया है, 900 किलो ज़्यादा उग गया है। तो इससे क्या, 9,000 किलो ज़्यादा उग गया है, तो इससे क्या होगा कि अब 9,000 किलो कहाँ जाएगा,
वो लोगों को तो 1000 किलो ही चाहिए था, बाकी का 9000 किलो का यूज ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, अब सप्लाई बढ़ गई, और हमें पता है कि जैसे ही सप्लाई बढ़ती है क्या होता है, उसकी जो प्राइस है वो गिर जाती है, मतलब कीमत गिर जाती है। तो अब ये तो किसान के साथ गलत हो गया, अन्याय हो गया कि उसने इतनी मेहनत करके उगाया। तो सरकार क्या करेगी, उसको 16 रुपए में खरीद लेगी, बोलेगी कोई बात नहीं, तूने 10,000 किलो उगाया है, 16 रुपए किलो में दे दे। तो उसने तो बेच दिया किसान ने, किसान का तो फायदा हो गया। लेकिन सरकार अब इसको क्या करेगी, उसने सरकार के तो पैसे गए, और पैसे कहाँ से आते हैं, जनता के टैक्स से। तो ये 1,60,000, जहाँ 16,000 रुपये देने थे, वह 1,60,000 में 10,000 किलो गेहूं तो ले लिया सरकार ने, 1,000 किलो लोगों में बांट दिया, मतलब मार्केट में। लेकिन वो 9,000 किलो का क्या किया जाए। तो ये क्या हो गया, क्योंकि सरकार ने गेहूं ज़्यादा ले लिया, क्योंकि सरकार उसको 16 रुपये में ले ही लेगी, किसान को ये पता है कि मैं कुछ भी उगाऊं सरकार खरीद ही लेगी। तो इससे क्या होगा कि अब सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। अब सरकार अपने पास तो रखेगी नहीं, इसे मार्केट में उतार देगी, और क्योंकि इसे मार्केट में उतार देगी तो क्या होगा, गेहूं की कीमत मार्केट में जो है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो गेहूं की कीमत जैसे ही कम होगी, क्या होगा कि अगले साल ये किसान फिर से यही सोच के बैठा होगा कि 2024 में कि मैं क्या करूँगा, फिर से 10,000 किलो उगा के दे दूंगा सरकार को, और सरकार मुझे 16 रुपये किलो दे देगी फिर से गेहूँ। लेकिन मार्केट में गेहूं की कीमत क्या होगी, अब बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि पिछले साल का 9,000 किलो गेहूं मार्केट में पड़ा हुआ है। तो उससे गेहूं की कीमत इतनी कम हो जाएगी कि अब अगर सरकार इसको फिर से 16 रुपये में खरीदेगी तो ये पूरा घाटा है सरकार के लिए, और ये बर्बाद ही होगा, या कहीं तो बर्बाद होगा, या सरकार खरीदने से मना कर देगी। तो इससे क्या होगा, या तो मार्केट में उस चीज़ की कीमत जो है वो कम हो जाएगी, और कीमत कम होने से क्या होगा, बाकी किसानों को घाटा लग जाएगा, क्योंकि इस साल अब जो भी किसान गेहूं उगाएंगे उसकी कीमत उसको सरकार हो सकता है 16 रुपये ना दे के बोले भाई अब 16 रुपये नहीं मिल सकता, आपको 10 ही रुपये मिलेगा, तो उसको घाटा लग जाएगा। तो सरकार के ज़्यादा रेगुलेशन करने से क्या होता है, प्राइस को फिक्स करने से क्या होता है कि कई लोग जो किसी चीज़ को करना चाहते हैं उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट किसी चीज़ की, जैसे गेहूं की कीमत 20 रुपये किलो रखती है, जबकि मार्केट में उसकी कीमत 30 रुपये के करीब चली जाती है, तो क्या होगा, जो किसान उसे मार्केट में बेचेगा अब उसको घाटा लग जाएगा, क्योंकि सरकार ने कई किसानों का 20 रुपये किलो लेके मार्केट में ऑलरेडी उतार दिया। वही सेम चीज़, ठीक है। तो ये होता है। फिर कॉम्प्लायंस बर्डन। कॉम्प्लायंस बर्डन क्या होता है कि जब सरकार किसी चीज़ के लिए सहूलियत के लिए करती है, शुरू में तो सहूलियत के लिए करती है सरकार, लेकिन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन करने से क्या होता है कि रेगुलेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, लाइसेंस बढ़ जाता है, परमिट बढ़ जाता है, और बाकी चीज़ें बढ़ जाती है। कि सरकार अगर मेडिसिन पे रेगुलेशन लगा दे कि ये दवाई जो है ये 5 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकनी चाहिए, तो फिर वो जो मेडिसिन वाला है अब जब भी वो दवाई लेगा उसे सरकार को बताना पड़ेगा कि उसने कितने रुपए में दवाई ली, कितने में बेची, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, हो सकता है परमिट लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि बिजनेस जो है उस पर असर पड़ेगा। जो छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं वो इतनी सारी चीज़ें करेंगे, उलझेंगे, तो उनके बिजनेस पे असर पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई छोटा सा रेस्टोरेंट है, अब उसे अगर बहुत सारी परमिशन लेनी पड़े, फूड सेफ्टी से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, या लोकल क्लियरेंस लेना पड़े, तो इससे क्या होगा, इसका पैसा उसमें भी बर्बाद होगा इन सब लाइसेंस को लेने में, और प्लस टाइम भी वेस्ट होगा। तो इससे क्या होगा, उसके बिजनेस पे असर पड़ेगा। तो ये छोटे किसानों को या छोटे जो व्यापारी उनको असर करता है। फिर सरकार जब ज़्यादा इंटरवेंशन करती है तो क्या होता है कि ये इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्करेज करता है, मतलब उन्हें कम करने की कोशिश करता है। जब कहीं पे ज़्यादा रेगुलेशन होंगे, ज़्यादा प्राइस का कंट्रोल होगा, तो लोग उस बिजनेस को करेंगे ही क्यों, क्योंकि वो तो अगर बेटर टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं उस क्षेत्र में तो उसके लिए उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे सरकार ने कह दिया कि भाई नोकिया जो सैमसंग वाले हैं वो भाई ये जो 5G फ़ोन है ये 10,000 में ही बेचेंगे, या फिर 5G टैबलेट जो है बच्चों को, स्टूडेंट को 10,000 में ही बेचेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बेचेंगे।
तो सैमसंग वाले जानबूझ के अब टेक्नोलॉजी क्यों बढ़ाएंगे उस टैबलेट की, ताकि वो और अच्छा हो और बेहतर हो। वो जानबूझ के उसकी टेक्नोलॉजी को ऐसा ही रखेंगे ताकि उसकी कीमत उनकी निकलती रहे। क्योंकि अब मान लो अगर ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, कई लाखों रुपए लगा दिया रिसर्च में कि इसको और बेहतर क्यों बनाना है, और फिर बेचने लगे, सरकार बोलेगी 10,000 में बेचो, तो उनका घाटा हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि फार्मर जो है, किसान जो है, वो ज़्यादा अच्छे बीज, ज़्यादा अच्छी सिंचाई या ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी क्यों लगाएगा उस गेहूँ पे, अगर उसकी सरकार उसकी कीमत ही नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें, जो कुछ टर्म है, उसका क्या क्या मतलब होता है। कंट्री में किसी बिजनेस को शुरू करने में कितनी कम कठिनाई होती है, उसे कहते हैं एज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब अगर कोई बंदा इंडिया में कोई चीज़ करना चाहता है, वहीं यूएस में करना चाहता है, तो ये अगर इंडिया में कर रहा है तो इसे ज़्यादा रेगुलेशन फॉलो करना होता है। यूएस में रेगुलेशन कम होता है, तो इसका जो बिजनेस है वो तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा ना तो रेगुलेशन में पड़ना, ज़्यादा ना तो लाइसेंस लेना, ना ही ज़्यादा लीगल प्रॉब्लम में पड़ना। तो एज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कितनी अच्छे से कोई चीज़, कोई आदमी व्यापार कर सकता है। दूसरा, ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है? तो ब्लैक मार्केटिंग होता है इलीगल ट्रेड, किसी भी चीज़ का इलीगल रूप से ट्रेड करना, उसे कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। मतलब कोई चीज़ अगर बैंड है या सरकार ने रेगुलेशन लगा रखा है और फिर भी उसकी इलीगल रूप से ट्रेड करना, उसे कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। जैसे कई चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग होती है, जैसे बिहार में शराब बंद है, तब भी लोग क्या करते हैं, चोरी छुपे शराब ले जाते हैं, उसे कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। फिर है होर्डिंग। होर्डिंग मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना। मान लीजिए गेहूं की कीमतें बढ़ी पड़ी है, और कुछ किसान क्या करेंगे, इसका फ़ायदा उठा के अपना जो भी गेहूं उगाया वो मार्केट में उतारेंगे नहीं, चुपचाप उसे जमा करके रख लेंगे। और अगर प्राइस क्योंकि सप्लाई घट गई तो प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो क्या करेंगे, धीरे धीरे महंगे दामों पे बेचेंगे। वैसे ही प्याज में करेंगे। प्याज अगर सब बढ़ गई कीमत, तो इसमें क्या करेंगे वो, कि प्याजों को जमा करके रखेंगे और धीरे धीरे उन प्याजों को महंगी कीमत पे बेचेंगे। मोनोपोली क्या होता है? तो मोनोपोली क्या होता है कि किसी भी मार्केट में जब कोई सिंगल बिजनेस या सेलर मैक्सिमम हिस्सा प्रोड्यूस कर लेता है और अपनी धमक जमा लेता है, मतलब कि उसकी पावर ज़्यादा है उस मार्केट में, तो उसे कहते हैं मोनोपोली। मतलब कि एक छोटे से मार्केट एरिया में बाकी लोग काम कर रहे हैं और उसका शेयर ज़्यादा है। जैसे क्या, एक टाइम पे जैसे नोकिया था, तो नोकिया क्या था कि मैक्सिमम जो फ़ोन थे नोकिया के ही बिकते थे। वैसे ही आज मोबाइल में जियो है, तो ज़्यादातर लोगों के पास क्या होता है, जियो का सिम होता है, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, जियो के लेंगे। इससे क्या होगा, आगे चल के धीरे धीरे बाकी कंपनी वाले कम होते जाएंगे या ख़त्म होते जाएंगे। और जैसे ये कम और ख़त्म होंगे, उससे क्या होगा कि जियो वाला जितने रेट बढ़ाना चाहे वो बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को हाइप जरूर कर दें, और इसके बाद सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू एग्जाम्स कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।